हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग थिंकिंग एंड लर्निंग के तहत आज देखेंगे पार्ट 2 सीडीपी के तहत, जो कि आपका सीटेट्स में क्वेश्चन इससे काफ़ी पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं लर्निंग चैप्टर को देखेंगे, क्योंकि थिंकिंग एंड लर्निंग का पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आप उसको नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। थिंकिंग एंड लर्निंग, थिंकिंग का मतलब होता है हिंदी में अगर देखा जाए तो सोचना, एवं लर्निंग का हिंदी हो जाएगा अधिगम। नहीं तो गौर कीजिएगा, सबसे पहले पहला पार्ट में आपने देखा कि सोचना का मतलब क्या है। तो सोचना यानी होता है किसी भी चीज के बारे में चिंतन करना, नहीं समझना। और ये जो पार्ट्स होता है संज्ञान का भाग होता है, नहीं। और उसके बाद अधिगम क्या होता है, तो कहता है कि अधिगम जो होती है वह कैसी प्रक्रिया है। लर्निंग जो होता है जनरली वह किस प्रकार की प्रक्रिया है, सहज प्रक्रिया है, नहीं, या स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्या होती है। यानी अधिगम जो होता है जनरली अगर कहे तो यह जो होता है आपका प्रयास पूर्ण प्रक्रिया है, नहीं, प्रयास पूर्ण प्रक्रिया है। चूंकि आप जो अर्जित करते कोई चीज को वह एक सहज होता है, नहीं। और अधिगम के लिए आप कहीं पे जाते, इंस्टीट्यूट में जाते, स्कूल में जाते, या किसी भी संस्था में जाते हैं और वहां पर जाकर एक विशेष उद्देश्य के लिए आप क्या करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। करेक्ट है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रियल में अधिगम होता क्या है। ठीक है, तो कहता है कि जीवन जो आपका है उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिगम। यानी हम अधिगम तभी कह सकते हैं चूंकि अधिगम क्या होता है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया होती है जिसको हम कहीं पे जाकर सीखते हैं, प्रयास के द्वारा, अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। तो अधिगम जो होती है वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य के जीवन में क्या होती है, व्यवहार जो होता है उसमें परिवर्तन होता है। यानी हम यहां से अगर डेफिनेशन की बात करें तो लिख सकते हैं कि सीखना यानी जो अधिगम है, सीखना वह क्या है, तो व्यवहार में सीखना, व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन को कहा जाता है। व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। लेकिन क्या हर तरह के व्यवहार में परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है या कमजोरी है, थकान है, तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग अधिगम नहीं कहते हैं, नहीं। तो व्यवहार में परिवर्तन को सीखना, व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, लेकिन हर तरह का परिवर्तन जो होता है उसको हम लोग अधिगम या सीखना नहीं कहते हैं। करेक्ट है। दूसरी बात समझिएगा कि यहां से हम उस पॉइंट को लिख भी देते हैं, परंतु सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन, सभी तरह के व्यवहार में हुए परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जाता है। सीखना नहीं कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, व्यवहार में परिवर्तन जैसे अगर हो रहा है, व्यवहार में परिवर्तन, मान लीजिए कि व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है किसके कारण, थकान से, या कह सकते हैं दवा से, बीमारी से, परिपक्वता से, देखिए तो व्यवहार में परिवर्तन इन चीजों से भी हो सकता है। आपका थकान हो रहा है तो उससे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, दवा ले रहे हैं, बीमारी हो रहा है, परिपक्वता आ रहा है, तो सब में क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। परंतु ऐसे परिवर्तनों को हम लोग सीखना नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी सिंपल समझिएगा, जो हमारा एक वांछित व्यवहार में परिवर्तन होता है, यानी आपके इच्छा के अनुरूप
जो परिवर्तन होता है, इच्छा के अनुरूप मतलब क्या है, जैसे आपका व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है, जैसे कोई उद्देश्य रखे हुए, जैसे आपने शिक्षा को प्राप्त किया, नहीं, यानी अपेक्षाकृत नहीं, अस्थाई परिवर्तन जो होता है उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, अधिगम कह सकते हैं। तो ये सारा जो है यह आपका अधिगम नहीं कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि सीखने का तात्पर्य अगर हम एक लाइन में कहें तो सीखने का जो तात्पर्य होता है केवल उन्हीं परिवर्तनों से होता है, सीखने का तात्पर्य केवल उन्हीं परिवर्तनों से होता है, उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो कहाँ से आती है, तो जो हमारे अभ्यास यानी प्रैक्टिस या अनुभव एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होता है, अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है। फलस्वरूप होता है, जिसका उद्देश्य वातावरण में समायोजन करना होता है। यानी सीखने का तात्पर्य केवल उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास या अनुभव के फलस्वरूप होता है और जिसका उद्देश्य वातावरण में समायोजन करना होता है। समायोजन का मतलब क्या होता है, उसके अनुरूप अपने आप को बना लेना होता है। नहीं, अब समझिए, अगर आपने अभ्यास किया, अगर आपके पास है दो चीज, या तो आपने अभ्यास किया या दूसरा आप में क्या आ गई, अनुभव आ गया। अब समझिए, तो ये जो होता है दोनों के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, वह क्या होता है, तो कहता है कि अपेक्षाकृत अस्थाई होता है। नहीं, यानी सिंपल समझ लीजिए कि अधिगम जो होता है एक अस्थाई परिवर्तन होता है। ठीक है, सिंपल सा याद रखिए कि अधिगम जो होती है एक कैसी आपकी है प्रक्रिया, तो एक अस्थाई प्रक्रिया होती है। नहीं, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिएगा, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाले कारक और जो शक्तियां कौन कौन सा, जैसे आपका जो व्यवहार में परिवर्तन आता है आखिर, तो वो किस चीज के कारण आता है, कौन कौन से ऐसे कारक और शक्तियां हैं जो आपको व्यवहार में परिवर्तन करना सिखाती है। नहीं, तो सिंपल समझिएगा, एक हेडिंग के तहत हम लोग इसको पढ़ेंगे कि व्यवहार में परिवर्तन लाने वाले कारक, परिवर्तन लाने वाले कारक एवं शक्तियां। कौन कौन से, तो सबसे पहला कारण है व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन। व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन, जैसे व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन कब आएगा, परिपक्वता द्वारा। परिपक्वता का मतलब समझते हैं, अवस्था प्लस अनुभव, ये दोनों जब आपके पास होगा तब परिपक्व होता है, और इसके माध्यम से जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा वह कहलाएगा अस्थाई परिवर्तन। दूसरा एक होता है व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन। व्यवहार में अस्थाई परिवर्तन, अस्थाई का मतलब क्या, कुछ समय के लिए और फिर क्या हो जाएगा, वह खत्म हो जाएगा, अस्थाई परिवर्तन। तो अस्थाई परिवर्तन में कौन होगा ऐसा चीज, जैसे आपकी थकान है, तो थकान कुछ समय के लिए, फिर आपका थकान मिट जाएगा। आपकी बीमारी है, भय है, क्रोध है, चिंता, तो ये सारा जो है सब का सब अस्थायी है, कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन
तीसरा, कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो अस्थाई और अस्थाई के बीच वाले परिवर्तन होते हैं। नहीं, तो व्यवहार में अस्थाई एवं अस्थाई एवं अस्थाई दोनों के बीच की स्थिति वाले परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, तो व्यवहार में अस्थाई एवं अस्थाई दोनों के बीच की स्थिति वाले भी कुछ परिवर्तन होते हैं ना, जो दोनों को मेंटेन करके चलते हैं। अच्छा, अधिगम का जो स्वरूप होता है वह किस प्रकार का होता होगा? तो कहता है कि अधिगम का जो स्वरूप होता है वह कैसा कैसा हो सकता है। तो सबसे पहला, अधिगम जो होता है सीखना में क्या हो सकता है? तो कहता है कि सीखना जो होता है अधिगम, यानी पहला आपने देखा कि व्यवहार में कैसा परिवर्तन होगा, तो व्यवहार में सिंपल परिवर्तन को कहा जाता है, यानी जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को अधिगम कहते हैं। अब परिवर्तन जो होगा अधिगम में कैसे होता है? तो कहता है कि जो परिवर्तन या सीखना जो होता है, परिवर्तन या सीखना अभ्यास के फलस्वरूप होता है। अभ्यास के फलस्वरूप होता है। और तीसरा, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। अधिगम अस्थायी होगा कि अस्थायी होगा? अस्थायी होगा। तो व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन जो होता है वह आपका क्या कहलाएगा? ध्यान दीजिएगा, जो हमारा अधिगम होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती है। सबसे पहले कि अधिगम जो होती है कैसी प्रक्रिया है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। नहीं, यह एक अधिगम यानी सीखना जो होता है वह किसी समय में जाकर रुकता नहीं बल्कि जीवन भर चलती रहती है। दूसरा, जो अधिगम होता है वह परिवर्तनीय होता है, उसमें बदलाव लाया जा सकता है, नहीं चेंजिंग। और लर्निंग यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक होता है। ऐसा नहीं, पशु का कहीं भी जाइएगा तो उसका विकास उसी प्रकार होगा, मानव का विकास कहीं भी जाएंगे दुनिया में तो क्या होगा? उसी प्रकार से होगा। उसे हमेशा अवस्था से गुजरना ही पड़ता है, नहीं। तो उसके बाद समझिएगा, लर्निंग जो होता है वह एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट मतलब वह अनुकूल किया जा सकता है, समायोजन किया जा सकता है, नहीं। और अधिगम हमेशा उद्देश्य पूर्ण होता है, करेक्ट है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं अधिगम की विशेषताओं के बारे में। अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की पहला विशेषता, अधिगम क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, ये जो होता है सार्वभौमिक होता है। कहीं भी जाइएगा तो मनुष्य का विकास उसी प्रकार से होता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है।
तीसरा अधिगम समायोजन हो सकता है इसमें, और अधिगम जो होता है उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है, यानी किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही यह की जाती है। अब अधिगम के प्रकार के बारे में थोड़ा सा बात कीजिए। अधिगम कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले समझिएगा अधिगम के प्रकार में अधिगम के प्रकार पहला हो सकता है गत्यात्मक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम। दूसरा प्रत्यात्मक अध्ययन, प्रत्यात्मक अधिगम। तीसरा वाचक अधिगम। और चौथा सहचारी अधिगम। पांचवा संकल्पनात्मक अधिगम। छठा अनुकरण द्वारा। अनुकरण द्वारा अधिगम हो सकता है। और सातवां समस्या समाधान अधिगम। तो इतने प्रकार के अधिगम हो सकते हैं। आइए एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है आपका गत्यात्मक अध्ययन ना, गत्यात्मक अधिगम। इसे हम लोग साइको मोटर लर्निंग भी कहते हैं। इस प्रकार के अधिगम में सभी क्रियाएं आती है जिन्हें व्यक्ति जन्म पश्चात करना सीखता है। नहीं, गत्यात्मक माने क्या? जिसमें गति झलकती हो, जैसे चलना हो गया, पढ़ना, चम्मच से खाना खाना, तैरना। यानी आपका जो कह सकते हो कि एक शारीरिक जो होता है ना, शारीरिक जो गति की बात करता है, सब गत्यात्मक में आ जाएगा। और प्रत्यात्मक में कौन आएगा? एक बार समझ लीजिए तो नोट कीजिएगा। प्रत्यात्मक में समझिए, प्रत्यात्मक में क्या होगा? तो इस अधिगम का अर्थ है अंतर करना। यह अधिगम मानव जीवन के विकास में विशेष महत्व रखता है। भाषा सीखने से पहले उद्दीपक स्थितियों में अंतर करना सीख जाए। जैसे माँ और अपरिचित व्यक्ति में कौन माँ है और कौन अपरिचित व्यक्ति, दोनों में अंतर कर लेता है बच्चा। किसके द्वारा? प्रत्यात्मक अधिगम के माध्यम से, एक सिंबल के माध्यम से, एक प्रतीक के माध्यम से, वह हाव भाव से चेहरे के ना, या दिखावटी अवलोकन के माध्यम से। चीनी और नमक में अंतर कर लेगा। दूध और ठोस खाद्य वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। तभी तो बच्चे को देखिएगा दूध के बदले कुछ और खिलाना चाहोगे, नहीं खाएगा। नहीं, या अगर दूध पीने का मन नहीं, दूसरा चीज दीजिएगा तो नहीं खाएगा ना, पीता है दूध को। अगर दूध पिलाते हैं और उसको पीने का मन नहीं है, दूसरा चीज उसको अच्छा लग रहा है, तो इसको नहीं पिएगा। तो वाचक अधिगम में क्या होता है? सिंपल सी बात है, कहता है कि वाचक अधिगम, वाचक माने वर्बल, वर्बल माने क्या होता है? जो शब्द के माध्यम से बोलकर। तो वाचक अधिगम मानव जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत शब्दों, संकेतों और चिन्हों से सीखना शामिल होता है। नहीं, सहचारी अधिगम क्या होता है? कहता है कि यह जो होता है सहचारी माने क्या? समूहकारी, समूह में रहकर ना, यानी सबसे ज्यादा बच्चा समूह में सीखता है और अपने साथियों के साथ क्रियाएं खेलों से सीखता है। यानी सहचारी मतलब होता है सबके साथ मिलजुल कर। संकल्पनात्मक अधिगम, तो संकल्पनात्मक अधिगम क्या होता है? तो बच्चे में यह अधिगम अत्यंत छोटी उम्र से शुरू हो जाती है। इसमें बच्चे में बोध शक्ति बहुत छोटा उम्र में तो नहीं होता है। क्या? सिंपल संकल्पनात्मक अधिगम जो होता है, इसमें बच्चों में बोध शक्ति, कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास हो जाता है। क्योंकि चिंतन प्रक्रिया आप देखें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वहां से मूर्त चिंतन आता है
और औपचारिक संक्रियात्मक जब 11 प्लस का हो जाता है बच्चा ना, 11 वर्ष से ऊपर, तो उसमें अमूर्त चिंतन आना शुरू आ जाता है। यानी सिंपल सी बात, जब बच्चा 7 से 11 वर्ष का होता है उस दौरान उसको क्या आती है, कल उसका बोध शक्ति, कल्पना शक्ति और चिंतन आना शुरू हो जाता है। छठा है अनुकरण द्वारा सीखना ना। बच्चे क्या करते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, अवलोकन करते हैं और अनुकरण करते हैं नहीं, और जिससे वह उस काम को सीख जाते हैं। यानी देखकर इतना नहीं सीखते जितना करके बच्चे सीखते हैं। अनुकरण द्वारा सीखना मतलब क्या होता है, ऐसे भी बच्चा देखकर तो सीखता है, अनुकरण के माध्यम से तो सीखता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सीखना होता है तो कब होगा, जब करके करे ना सीखेगा। कोई भी बच्चे को आप टेलरिंग मशीन दिखा दीजिए यार, बच्चे को करने के लिए छोड़ दीजिए, तो ज्यादा किससे सीखेगा, करके सीखने पर। समस्या समाधान अधिगम, इस प्रकार के अधिगम में समस्या का समाधान करने की योग्यता क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है, तथा सही अनुक्रिया का चयन करने की क्षमता का भी विकास हो जाता है। यानी समस्या समाधान अधिगम में होता है कि बच्चे जो होते हैं उसमें एक ऐसी योग्यता विकसित हो जाती है और सही अनुक्रिया का चयन करने की क्षमता का भी क्या हो जाता है, उसमें विकास हो जाता है। आइए हम लोग अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं। कौन कौन से ऐसे कारक है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे अधिगम को प्रभावित करने वाले 3 कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक तो कौन कौन से देखिए। पहला है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। दूसरा है शिक्षक से संबंधित कारक। और तीसरा जो कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है वह है पर्यावरण या वातावरण से संबंधित कारक। तो ये 3 कारक हैं। अब देखिएगा, अब बात चलती है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक है। पहले इसको नोट कीजिए, तो एक एक करके हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले 3 कारक है। अधिगमकर्ता से संबंधित कारक, दूसरा शिक्षक से संबंधित कारक और तीसरा पर्यावरण से संबंधित कारक। तो सबसे पहले जानते हैं पहला वाला जो है, जो आपने देखा है अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। अधिगमकर्ता कौन होता है, जो सीखने वाला होता है, जो अधिगम करने वाला होता है नहीं। तो अब हाँ हेलो, तो आइए देखिए अधिगमकर्ता से संबंधित कारक। इसमें पहला देखिए सीखने की इच्छा शक्ति। सीखने की इच्छा शक्ति, सीखने की इच्छा शक्ति। सबसे पहले समझिए, जो आपका अधिगमकर्ता संबंधित कारक है उसमें क्या होता है, सीखने की इच्छा शक्ति। अच्छा बताइए, जब तक अधिगम सीखने वाले पर बहुत अधिक निर्भर रहता है, यानी अधिगम जो होता है सीखने वाले पर बहुत अधिक निर्भर करता है। अगर कोई विद्यार्थी के लिए, अगर कोई विद्यार्थी इच्छुक ही ना हो, नहीं मान लीजिए कि अंदर से उसको रुचि नहीं, इच्छा नहीं है, तो क्या अधिगम हो पाएगा? तो सबसे पहले अधिगमकर्ता करने से संबंधित जो कारक होते हैं या अधिगमकर्ता से संबंधित जो कारक होते हैं उसमें निर्भर करती है सीखने की इच्छा शक्ति पर। यानी सीखने की इच्छा जब तक नहीं होगा तब तक आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप सिखा नहीं सकते हैं। दूसरा कारक के बारे में जानते हैं। दूसरा होता है बौद्धिक क्षमता। बौद्धिक क्षमता यानी सीखने वाले की बौद्धिक क्षमता भी मायने रखता है, मेंटल नहीं।
कहता बौद्धिक क्षमता अधिगम में सकारात्मक रूप से संबंधित है। उच्च बौद्धिक क्षमता वाले बच्चे सामान्य बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों की अपेक्षा जल्दी सीख जाते हैं। देखकर उच्च बौद्धिक क्षमता होगा, जिसका ज़्यादा इंटेलिजेंस होगा, मेंटल पावर होगा, वो क्या करेगा, जल्दी सीख जाएगा। तो शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि दोनों क्षमता वाले बच्चों के अनुसार सिखाए ना। कम जिसका बौद्धिक क्षमता उसको और ज़्यादा है उसको, दोनों को ध्यान में। और तीसरा जो होता है वो होता है शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य मतलब समझ रहे हैं? अगर आपका शरीर और आप मेंटली मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो फिर प्रभावित करेगा अधिगम। यानी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा जल्दी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जबकि ज़्यादा समय तक बीमार रहने वाले बच्चे की शिक्षा में रुचि कम होती है। इसलिए एक शिक्षक को कक्षा के अंदर दोनों तरह के विद्यार्थियों की क्षमताओं के अनुसार पढ़ाना चाहिए। नहीं तो इस चीज़ को आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। चौथा होता है परिपक्वता। परिपक्वता भी बहुत मायने रखता है। यानी अधिगमकर्ता यानी परिपक्वता सीखने के लिए बच्चे की शारीरिक तैयारी से संबंध रखती है ना। परिपक्वता चूंकि आपकी जो अवस्था होती है, आपका जो अनुभव है वह क्या होता है, सीखने के लिए बच्चे को क्या करती है, पूरी तरीके से वह कह सकते हैं प्रभावित करती है। यानी परिपक्वता सीखने के लिए बच्चे की शारीरिक तैयारी से संबंध रखती है। जिस प्रकार बच्चे का दौड़ना, खेलना, चलना, खाना खाना आदि क्रियाएं सीखने के लिए परिपक्वता की आवश्यकता होती है, उसी तरह पढ़ना लिखना सीखने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, परिपक्वता। और पांचवा कारण होता है इसका अभिप्रेरण। अभिप्रेरणा का भी काफी महत्व होता है। यानी अभिप्रेरणा अधिगम को क्या करती है, तो जो अभिप्रेरणा होती है वह अधिगम को प्रभावित करती है। यानी अभिप्रेरणा अधिगम को प्रोत्साहित करती है। शिक्षक को विद्यार्थी को अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। शिक्षक के पास शिक्षण के जितने भी साधन हैं, इनमें से अभिप्रेरणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन। आप कितनों किताब भी पढ़ा दीजिए, आप कितना भी ज्ञान दे दीजिए, कितना भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज कर लीजिए, लेकिन जब तक बच्चे को प्रोत्साहित नहीं कीजिएगा, उसके अंदर एक जागरूकता नहीं जगाइएगा, उसके प्रति आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट नहीं जगाइएगा, तब तक बच्चा अधिगम करेगा क्या। यानी समय समय पर उसको क्या करना चाहिए, अभिप्रेरणा देनी चाहिए, अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। उसके बाद है रुचि और ध्यान। नहीं, अगर बच्चे का रुचि और ध्यान जो होता है यह काफी क्या करता है, आपके अधिगम को प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए कि रुचि ध्यान को जन्म देती है, जितना आपको जितना ज़्यादा मन लगेगा उतना आपका ध्यान लगेगा पढ़ने में, सीखने में, अधिगम में। और ध्यान क्या करता है, रुचि में वृद्धि करता है। अगर ध्यान लगेगा तो आपका इंटरेस्ट, रुचि भी जगेगा। बच्चा अपने रुचि वाले विषय पर ज़्यादा समय देता है और बच्चे में पढ़ाई या सीखने को क्या कर सकते हैं, विद्यार्थियों को हमेशा क्या करना चाहिए, अभिप्रेरित करते रहना चाहिए। अगला कारक है वह होता है भोजन और पौष्टिक आहार। अगर बच्चे को सही भोजन नहीं मिल रहा है, अगर उसको कह सकते हैं कि पोषक आहार सही रूप से नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, बच्चा बीमार पड़ जाएगा, बच्चे को अधिगम में मजा नहीं आएगा। यानी किसी भी विद्यार्थी के लिए संतुलित भोजन बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। और सभी विद्यार्थी आगे की योजना बना पाएगा जब वह स्वस्थ हो, समस्या से ग्रसित नहीं हो। स्वस्थ बच्चा ही ज्यादा ज्ञान प्राप्त करता है एक अस्वस्थ बच्चे की अपेक्षा। नहीं तो भोजन और पोषक आहार भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नहीं तो ये सारा जो कारक है वह किससे संबंधित है,
अधिगम कर्ता से संबंधित है। अब आइए दूसरा जो समस्या है वह है आपका शिक्षक से संबंधित कारक। शिक्षक से संबंधित कारक। अब शिक्षक से संबंधित कारक कौन कौन से हैं तो पहले जान लेते हैं। विषय का ज्ञान, विषय का ज्ञान। दूसरा है अध्यापक का व्यवहार, अध्यापक का व्यवहार। तीसरा इसका कारक है अध्यापक यानी पढ़ाने का ढंग, पढ़ाने का ढंग कहिए, यानी शिक्षक किस प्रकार से पढ़ा रहा है या कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा है। और चौथा अध्यापक यानी कह सकते सिखाने की इच्छा शक्ति, यानी अगर अध्यापक को मन ही नहीं है पढ़ाने का, सिखाने का, तो कितना भी बच्चा चाह ले क्या वह अधिगम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसके बाद अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य, अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य, यानी अगर मानसिक रूप से वह बीमार है, मानसिक रूप से मतलब घर का टेंशन है, आस पड़ोस का टेंशन है, या किसी भी प्रकार का उसके अंदर उलझने चल रही है, तो भी क्या करेगा? वो सही से नहीं सिखा पाएगा। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। शिक्षक से संबंधित जो कारक है जो हमारे अधिगम को प्रभावित करती है, तो उसमें हमारा है सबसे पहले वह है विषय का ज्ञान। यानी किसी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षक को उस विषय से संबंधित ज्ञान होना क्या है? बहुत ही आवश्यक है, तभी वह बच्चों को अच्छे से सिखा पाएगा। आधा अधूरा ज्ञान बहुत बच्चों के विषय में क्या कर देता है? अरुचि पैदा कर देता है। इसीलिए जब आप एक शिक्षक बनते हैं तो आपके कर्तव्य बनता है कि आप उस विषय पर क्या करें? अच्छा से ज्ञान रखें। अध्यापक का व्यवहार भी बहुत मायने रखता है ना। कहता है कि अध्यापक का व्यवहार बच्चों के प्रति कठोर नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए ना, बच्चे के अनुकूल होना चाहिए। कक्षा में शिक्षक को कठोरता से पेश नहीं आना चाहिए, नहीं तो विद्यार्थी शिक्षक से क्या करेगा? दूर दूर भागने लगेंगे, जिससे विद्यार्थियों की सभ्य क्या हो जाएगा? समस्या समाधान नहीं होगा, बल्कि और समस्या बढ़ जाएगा। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाने का ढंग या विधि। शिक्षक को पढ़ाते हुए ऐसे विधियों या तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को सीखने में आसानी हो, और शिक्षा को सरल बनाना ही शिक्षक की क्या होती है? जिम्मेदारी होती है। आपका कर्तव्य है कि आप उसको जटिल न बनाए, उसको क्या करें? आसान सुगम बनाए नहीं, और सिखाने की इच्छा शक्ति, और विद्यार्थियों को अधिगम कराने के लिए शिक्षक को सिखाने की इच्छा शक्ति बहुत प्रभावित करती है नहीं। जब तक शिक्षक में सिखाने की इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक अधिगम क्या हो जाएगा? अच्छा से नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा, प्रभावशाली नहीं होगा। अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ शिक्षक ही विद्यार्थियों को अच्छे से अधिगम द्वारा के अधिगम करा सकता है नहीं। अधिगम करा सकता है कौन? जो मानसिक और रूप से स्वस्थ हो बच्चा। कौन सा? शिक्षक। यानी स्वस्थ शिक्षक नई नई तकनीकी और विधियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों को ज्ञान में क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। तो ये सारे कारक है आपका कौन चीज का? हो गया राइट, शिक्षक से संबंधित। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पर्यावरण से संबंधित कारक कौन कौन से। एक अधिगम को कौन कौन से ऐसे कारक है जिसमें 3 कारक की हमने बात किया कि जो प्रभावित करता है अधिगम को, उसमें तीसरा जो है वह है पर्यावरण से संबंधित कारक। पर्यावरण से संबंधित कारक। अब पर्यावरण से संबंधित कारक कौन कौन से होंगे उसमें देखिए, पहला है सीखने की प्रक्रिया, दूसरा है परिणामों का ज्ञान, परिणामों का ज्ञान, और तीसरा है उचित वातावरण, उचित वातावरण, चौथा है
अध्यापक की भूमिका आइए एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करें। पहले सबसे पहले पर्यावरण से संबंधित कारक में सीखने की प्रक्रिया, यानी सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया सरल और सुगम होने चाहिए, आसान होना चाहिए। अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया में एक शिक्षक पथ प्रदर्शक का कार्य करता है, सुगमकर्ता का, दिशा निर्देश का कार्य करता है। और शिक्षक का विषय संबंधी ज्ञान, विषय प्रस्तुति तथा विधि का प्रयोग सीखने की प्रक्रिया को सरलता और कठिनता का क्या करता है, निर्धारण करता है। यानी सीखने की प्रक्रिया सिंपल समझिएगा, यानी सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है वह सरल और सुगम होना चाहिए। और एक शिक्षक के रूप में आपका कर्तव्य है कि आप एक मार्गदर्शक के रूप में काम करें। परिणामों का ज्ञान, कहता कि परिणामों का सही ज्ञान होने से सीखने वाला अधिगम में निरंतर सुधार कर सकता है। अधिगम शिक्षण की संपूर्ण प्रक्रिया में यह कारक प्रोत्साहन की भूमिका भी निभाता है। मतलब समझ रहे हैं, सीखने वाला जो होता है वह अधिगम में निरंतर सुधार करता है। कौन? जिसको परिणाम का सही ज्ञान। जैसे हमको पता है कि सीटेट में कैसे क्वेश्चन आते, किस प्रकार का परिणाम आएगा, तो हमें अगर आपकी क्षमता का पता है तो हम आपके अनुसार क्या करेंगे, अपने शिक्षण व्यवस्था को चलाएंगे, और जिससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रोत्साहन होगा, बच्चे को मिलेगा। नहीं, अब उचित वातावरण, अधिगम जो होता है निश्चित रूप से वातावरण से प्रभावित होता है। नहीं, कक्षा में सफाई, बिजली, बैठने की उचित व्यवस्था, शांति आदि बहुत प्रभावित करता है। उचित वातावरण होने से बच्चे सीखने के लिए मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। अध्यापक की भूमिका, अधिगम की पूरी प्रक्रिया में क्या होती है, एक अध्यापक की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। और अधिगम तब तक प्रभावशाली ढंग से नहीं हो सकता जब तक शिक्षक अपनी भूमिका अच्छे ढंग से नहीं करते हैं। नहीं, तो हम लोग अगर अधिगम चाहते हैं कि बच्चों में बेहतर ढंग से हो, तो सबसे पहले शिक्षक को हमेशा क्या रहना चाहिए, बच्चों के बारे में जानकारी रखना चाहिए ना। और बच्चे के हर प्रकार के रुचि के बारे में, उसके आप कह सकते हैं कि वातावरण के बारे में हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो आज बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय। और अगर लाइक शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।